लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं, मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं। खासतौर पर फांसीवाद के गहराते संकट को लेकर हमने कई कई कोणों से बात की है। फांसीवाद के मुकाबले के लिए मानवीय मूल्यों और गहरी संवेदना की आवश्यकता होती है। मार्मिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो जिन लोगों ने गहरी संवेदना और मानवीय मूल्यों के साथ अपने रचनात्मक दायित्वों का निर्वहन किया, उसमें एक भारत के महान सिने निर्देशक, अभिनेता, फिल्मकार गुरुदत्त जी का भी नाम आता है। ये साल गुरुदत्त जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने महान लक्ष्यों के तहत आज गुरुदत्त जी को याद करें। उनका जो प्रेरणास्पद, मार्मिक, मानवीय मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध, गहरी संवेदना से युक्त जो अवदान है, उस पे बात की जाए। और इस पे बात करने के लिए आज फिर एक बार हमारे समय के वरिष्ठ पत्रकार, गांधीवादी चिंतक, संस्कृति कर्मी, फिल्मकार श्री राजेश बादल जी हमारे साथ हैं। तो राजेश बादल जी, इस कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है। तहे दिल से शुक्रिया के साथ आपको लाल सलाम। आपका स्वागत है राजेश बादल जी। जी जी जी, धन्यवाद जी शैलेंद्र जी। जी और जी आपको और आपकी इस टीम और चैनल को बहुत बहुत जी शुभकामनाएं। जी। तो मैंने जैसा कि कहा कि आज हम गुरुदत्त जी के प्रेरणास्पद अवदान को याद कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि गुरुदत्त जी के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए, और खासतौर पर जो उनका अवदान है, प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्में हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, ये अपने समय का मार्मिक दस्तावेज है। इन महान कृतियों का और भी जो दूसरा उनका काम है, उसका महत्व क्या है, हम उनको क्यों याद करते हैं, उसको याद करने की आवश्यकता क्या है, और इस सब से जो सार आए कि गुरुदत्त के होने का मायने क्या है, अर्थ क्या है, वो कौन से जीवन मूल्य हैं, वो कौन सी प्रतिबद्धताएं हैं, वो कौन सी पक्षधरताएं हैं जो कि गुरुदत्त के होने का अर्थ साबित करती हैं। मैं चाहूंगा विस्तार से आप अपनी बात कीजिए। आपका स्वागत है राजेश बादल जी। जी धन्यवाद शैलेंद्र जी। जी और जब मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं तो इसका अर्थ ये भी है कि मैं आपको, आपकी सारी टीम को और आपके इस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जी और उस आभार प्रकट करने का एक बहुत बड़ा आधार भी है। जी दरअसल आधार ये है कि हमने आजादी के बाद, जो मेरा अपना अनुभव है, हमने जी एक ऐसा भारत बनाया है, हमने एक ऐसा आजाद हिंदुस्तान बना दिया है जी जो समाज अपने पूर्वजों को याद नहीं करता। जी हम अपने पुरखों को याद करने में बहुत कंजूसी करते हैं शैलेंद्र जी। जी और जिन उन पुरखों की बात मैं कर रहा हूं जिनके संस्कार हमारी रगों में खून बन के दौड़ रहे हैं, उनसे हमने सीखा है, हमारे और उनके बाद की पीढ़ियों ने सीखा है। जी हम आज देखिए ना कि आज का जो हिंदुस्तान हमने बनाया है, हम गांधी की आलोचना करते हैं, हम नेहरू को गरियाते हैं, अपमानित करते हैं, हम जी नेताजी और सरदार भगत सिंह जैसे विभूतियों को राजनीतिक विचारधारा की रस्सी से जकड़ देते हैं। जी तो हम जब ऐसी स्थितियों का एक समाज बना बैठे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर हम इस अपने देश को कहाँ ले जा रहे हैं। और ऐसे जी में जब आप याद करते हैं गुरुदत्त जी को, जो जी हमारे ऐसे ही एक पूर्वज हैं, तो जी मुझे बड़ी, सचमुच में बड़ी प्रसन्नता होती है। क्योंकि गुरुदत्त, मतलब एक कचोटता भी है, मेरे मन में भी बात आती है कि गुरुदत्त तो चलिए फिल्म इंडस्ट्री के थोड़ा सा बाद के हैं, लेकिन उनसे पहले दादा साहब फाल्के जो हुआ करते थे, पृथ्वीराज कपूर हुआ करते थे, जी चेतन आनंद जो हुआ करते थे, इप्टा का जिन्होंने बड़ी नींव डाली, और जी वनमाला, और ऐसे लोग जो कलाकार थे, या दिलीप कुमार कुमार और देवानंद को हम देख लें, तो जो जी अपने अपने सरोकारों और मूल्यों के साथ
फ़िल्मी दुनिया में आए थे। वो आज की तरह कमर और कूल्हे मटकाने वाले और एक नृत्य के नाम पर एक्सरसाइज़ करने वाले अभिनेता नहीं थे। जी, उनके अपने आप साक्षात्कार देखिए, उनके बारे में पढ़िए तो पता लगता है कि उन्होंने कितना पढ़ा था, कितने ज्ञानवान थे वो। तो जी, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हम इन पुरखों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञ भाव नहीं है, बल्कि कृतज्ञता का हम कृतज्ञ हैं। क्योंकि हम और ऐसे माहौल में जब आप एक गुरुदत्त को याद करते हैं, तो यकीनन आपको सलाम तो बनता ही है। यस सर। और गुरुदत्त के बारे में अभी आपने जो बहुत ही अपनी टिप्पणी में कहा जी, कि गुरुदत्त उन थोड़े फ़िल्मकारों में हैं, मतलब मैं नीचा नगर बनाने वाले चेतन आनंद जी की बात करूँगा, ज़ोहरा सहगल की बात करूँगा और तमाम उदय शंकर की बात करूँगा, जिन्होंने जी, तमाम भारत में एक जागरूक थिएटर और सिनेमा माध्यम को अपनाया और उसके जी, बाद उस माध्यम का इस्तेमाल भी किया। तो जो जी, आपने अभी एक बात कही कि फ़ासीवाद की, जी, फ़ासीवाद जो है, फ़ासिज़्म जो है, वो दरअसल हमारे मानवीय मूल्यों की चिंता नहीं करता। जी, हमारे उन उसूलों की चिंता नहीं करता, जिन पर किसी समाज का गठन होता है, जो उस जी, समाज जो देश को आगे ले जाते हैं। जी, वो एक किस्म का वो एक तरह का व्यक्तिवादी जी, और अधिनायकवादी सोच की नुमाइंदगी करता है, जो जी, एक मशीन की तरह बिहेव करता है हमसे और जी, आपसे। तो जी, ये एक बहुत अच्छी टिप्पणी आपने की कि जो गुरुदत्त हुए या जो मैंने अभी और अन्य लोगों का नाम लिया, जी, तो उन लोगों ने जो है किस तरह से अपने आप को रचा और अब उन्होंने अपने आप को रचा और गढ़ा और हमारे लिए वो अपनी वो अनमोल कृतियाँ दे के गए, परस के गए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी। जी, अब एक आपने अभी-अभी ज़िक्र किया था प्यासा का। जी, तो प्यासा देखिए प्यासा तो फ़िल्म नहीं है। हुँ, अगर मैं कहूँ कि पर्दे पर, सेल्यूलाइड पर कुछ भारत में पिछले 100 साल का जब सिनेमा हुआ, तो मैंने किसी व्याख्यान में कहा था कि भारत ने 100 वर्षों में पर्दे पर कुछ कविताएँ रची हैं, जो हमारे वाह! दुःख-दर्द की अभिव्यक्ति से निकली। क्या बात है। हमारे तो ब उसमें नीचा नगर मैं बार-बार नाम लूँगा, नीचा जी, नगर है, जी, उसमें प्यासा है, जी, उसमें पड़ोसी है, कंगन है, बंधन है, झूला है, जागृति है, कितनी फ़िल्मों का मैं नाम लूँ। ये जी, जो वहाँ से लेकर के तीसरी आशीर्वाद और तीसरी कसम तक, तो उनमें कहीं न कहीं वो कविता हमने पाई है, जो हमारे दिल को सीधे उस पर असर करती है। जी, 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 तो प्यासा प्यासा में देखिए क्या बढ़िया आपने जो उदाहरण दिया कि प्यासा समूची फ़िल्म के तौर पे अगर हम देखें, तो पूंजीवाद का एक तरह से वो विरोध करता है, तीखी जी, आलोचना करता है, जी, समूची जी, फ़िल्म का अगर आप चरित्र पढ़ने की कोशिश करें। मैं जी, नहीं जानता कि गुरुदत्त ने ये कैसे रचा, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता है, किसी भाव को एक पर्दे पर उतार देना। तो सही गुरुदत्त बात है। जब भाव है ना? तो पूंजीवाद के खिलाफ अपने स्वर को जो उन्होंने मुखरित किया, वो जी, उन्होंने उस पर्दे पर कैसे रचा ये सचमुच में अद्भुत है। और एक एक और मैं बात वो एक जगह कहते हैं, मैं कहीं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था कि जी, पूंजीवाद जो है, हर चीज़ में एक तरह से हर चीज़ की वेश्यावृत्ति कराता है। जी, तो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है। लेकिन जी, हम जी, प्यासा और कागज़ के फूल और साहिब बीवी और गुलाम और चौदहवीं का हाँ, चाँद इन पे सब वो बात भी करेंगे। लेकिन हुँ, आपने जो सवाल था कि अ, इनका जो थोड़ा-सा पारिवारिक बैकग्राउंड मैं बताऊँ, कहाँ से जी, कैसे आए। मैं पहले जी, तो एक लाइन में बता दूँ कि गुरुदत्त जो है सामान्य नहीं थे, बहुत ही जी, असाधारण प्रतिभा के धनी थे। जी, और असाधारण प्रतिभा के धनी इसलिए कि उस दौर में, जिस दौर में गुरुदत्त अपना संघर्ष शुरू करते हैं, अपने स्ट्रगल की यात्रा शुरू करते हैं, उस हुँ, दौर में साहित्य, शब्दों के साथ जो सरोकार या पेंटिंग या इस जी, तरह की जो कलाएँ हैं, उन जी, कलाओं के लिए
भारत में कोई जगह बहुत थी नहीं, क्योंकि हम जी, आज़ाद हुए थे। और जी, ऐसी स्थिति में जब हम ये पाते हैं कि कोंकणी बोलने वाला एक परिवार जो शिव शंकर पादुकोण, इनके जो पिताजी थे, वो जी, मैंगलोर से में बसे थे, और वो जो विरासत उनको मिली है, जी, हाँ, वो विरासत उनकी ये थी कि वो भी बेहद भावुक किस्म के, थोड़ा-सा अपनी अभिव्यक्ति को लेके बेहद संवेदनशील जी, और थोड़ा अस्थिर चित्त के थे, क्योंकि वो जी, अपनी अभिरुचियों के मामले में कोई समझौता नहीं करते थे। जी, और बाल विवाह हुआ था उनका, बसंती उनकी पत्नी का नाम था, लेकिन उस जी, ज़माने में रिवाज था कि शादी बचपन में हो जाती थी, बाद में बौना होता था और उसके बाद पति-पत्नी साथ रहना शुरू करते थे। जी। तो जैसा कि आपने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि अब ये 100वाँ साल 9 जुलाई से अगले हुँ, हुँ। 25 तक, 2025 9 जुलाई जब आएगी, तो हम उनका जन्म शताब्दी वर्ष पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर मना चुके होंगे। जी, तो इस घर में गुरुदत्त जी पैदा हुए। जी, मैं बहुत वैज्ञानिक आधार पर किसी विधा में भरोसा करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये दस्तावेज़ी साक्ष्य है कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके घर में एक दिन अचानक ज्योतिषी आए और उन्होंने गुरुदत्त जी के बारे में एक अद्भुत भविष्यवाणी की कि ये देखते ही देखते ऐसे अभिव्यक्ति के संसार में छा जाएगा कि जिससे सारी दुनिया इसके जाने के बाद इसको याद करेगी। ये देखिए, वो ज्योतिषी ऐसा उनके घर के लोग जो बताते हैं। और चूँकि गुरुवार को पैदा हुए थे, तो इनका नाम इसलिए गुरुदत्त रखा गया था। पिता शिवशंकर थे, तो वहाँ ये रिवाज है कर्नाटक में कि गुरुदत्त शिवशंकर पादुकोण। जी, तो पिताजी ने वैसे तो घर का गुज़ारा चलने के लिए या रोज़गार के तौर पर शिक्षक बने, लेकिन उनका मन बड़ा उचट गया जल्दी से, और उसके बाद फिर वो जो है कलकत्ता चले गए। जी, और वहाँ चूँकि उन्होंने शिक्षक का की नौकरी छोड़ दी थी, उसके बाद वो बैंक में नौकरी, अभी कलकत्ता से पहले बैंगलोर गए वो। बैंगलोर जी, में उन्होंने बैंक की नौकरी की, और बैंगलोर से भी बैंक की नौकरी से भी बड़ी जल्दी उकता गए। वहाँ उनको मेरे ख़्याल है 30 एक रुपए महीने मिलते थे। जब जी, वो उकता गए वहाँ से, तो फिर एक प्रिंटिंग प्रेस में उन्होंने नौकरी की, जो एक साहित्यिक पत्रिका निकालता था। तो यहाँ जी, उनको थोड़ा-सा सुख मिला कि ये उनके मिजाज के मुताबिक रचनात्मक हुँ, अभिव्यक्ति हुँ, का एक माध्यम था। लेकिन हुँ, कुछ वहाँ प्रबंधक जो थे, वो उसको कारोबारी शक्ल देना चाहते थे, तो फिर हुँ, उनकी नहीं बनी और उन्होंने फिर से इस्तीफ़ा दे दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बार-बार इस्तीफ़ा इस तरह से होता है और एक आदमी, ज़िम्मेदार आदमी, जो बच्चों का पिता बन गया हो, ये कुल 5 भाई थे, 5 भाई-बहन थे, मतलब 1 बहन और 4 भाई थे। तो ये जो उस परिवार के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि आर्थिक रफ्तार रुक जाती है। आप जी, नौकरी छोड़ देंगे, बच्चों की पढ़ाई कहाँ से चलेगी? फीस कैसे जी, भरी जाएगी? बच्चे जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी उन अभिरुचियों को संरक्षण देने के लिए धन कहाँ से आएगा? तो इस वजह से उनकी माँ और उनके पिता के बीच में अनबन हमेशा रही। ये मतलब गुरुदत्त की जो छोटी बहन है, वो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये दोनों के रास्ते एक तरह से अलग-अलग रहे। लेकिन चूँकि वो दौर और सामाजिक संरचना उस दौर की ऐसी थी कि उस समय पति को प्रधानता मिलती थी, और लड़कियों को ये कहा जाता था कि भई तुमको तो निभाना ही है सारा सब कुछ, सारी ज़िंदगी। तो इस तरह से वो गुरुदत्त ने ये सब देखा। माँ की हताशा देखी, माँ का एकाकीपन देखा, माँ का दुःख देखा, पिता का बार-बार नौकरी छोड़ना देखा, पिता का अपनी कविता के लिए बहुत हद तक कंज़र्वेटिव, कि कविता के आगे कोई भी चीज़ नहीं। तो ये हद जो है वो गुरुदत्त ने भी देखी। तो उसने उस गुरुदत्त का निर्माण किया जो आगे जाकर के
प्यासा में हमको नजर आती है। क्योंकि आगे जाकर के मैं बताऊंगा कि जब 1947 आया तो कशमकश नाम की एक उन्होंने कहानी लिखी थी, जिसमें अपने परिवार के माता और पिता के संबंधों के बारे में और उस तरह उस बचपन में जो संघर्ष था उसको लेकर के और बड़े होने तक का जो था, तो वो मामला उसके बीच में आया। और वो कशमकश जो है, जब 57 में उन्होंने प्यासा बनाई तो उस प्यासा के नाम से आई, वो कशमकश नाम की कहानी थी। और वो जी। कहानी एक तरह से इसलिए गुरुदत्त ने पर्दे पर कुछ उस तरह से उतारी जैसे कि उनके दिल से निकली हुई कोई आवाज हो। और क्या बात। ये एक बात और मैं बता दूं, मैं मतलब जब मैंने माता पिता के मतभेद की बात कही तो जो उनकी माँ थी, मेरा ख्याल है बसंती नाम था शायद उनका, तो बसंती, उन्होंने एक नौबत ऐसी आ गई कि उन्होंने अलग रहने का फैसला कर लिया और महात्मा गांधी बेंगलोर आए थे, तो महात्मा गांधी के सभाओं में गए और बाद में महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी कि मैं आपके आश्रम में साबरमती आके रहना चाहती हूँ और मैं ऐसी ऐसी हूँ। फिर महात्मा गांधी ने एक लंबी चिट्ठी लिखी उनको समझाते हुए कि बेटा ऐसे घर नहीं तोड़ते और पहले आपके पास बच्चे छोटे हैं और आप इनकी जिम्मेदारी संभालो। और इस तरह से फिर इसके बाद फिर ये परिवार कलकत्ता चला गया बेंगलोर से। कलकत्ता में उनको उनके पिताजी बर्मा शेल में एक क्लर्क बन गए और जी। वहाँ थोड़ा सा उनको एक आर्थिक स्थिरता आई। आर्थिक स्थिरता इस मायने में कि रोज रोज का संकट नहीं था और इसलिए वो 30 साल तक टिक गए, क्योंकि उनको भी 3-4 नौकरियां छोड़ते छोड़ते ये एहसास हो गया था कि अब बात बनेगी नहीं और उनको जो है अब नौकरी करनी पड़ेगी। तो लेकिन कविता उन्होंने नहीं छोड़ी और वही असर और वही स्वभाव हम आगे जिद। जाकर के देखते हैं कि गुरुदत्त के भीतर भी आया। वाह। तो इस तरह से पश्चिम के कोंकण का ये परिवार पूरब के कलकत्ता में जाकर के बस गया और एक ये भी किताबें पढ़ते थे, किताबी कीड़े थे और बहुत शौक था। लेकिन बंगाल में चूंकि बाउल सुनते थे, संगीत को इनका इनका बड़ा शौक था। यात्रा आपने सुना होगा, बंगाल में यात्रा बहुत चलती है, तो उस जी। यात्रा में इनकी रुचि थी और ये बड़ी रात-रात भर उसको यात्रा को मतलब देखा करते थे, कई-कई दिन तक देखा करते थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब किसी व्यक्ति को ऐसे लगता है कि उसकी राह में मुश्किलें आ रही हैं, तो फिर कोई ना कोई एक व्यक्ति, कोई ना कोई एक घटना ऐसी होती है जो हमारी डेस्टिनी कह सकता हूँ मैं उसको, कुदरत कह सकते हैं कि जो उसको दे देती है। तो कलकत्ता में इनके एक मामा जी थे रिश्ते के, उन्होंने जी। इनको बड़ा संरक्षण दिया और जी। वो मामा जी फ़िल्मों के पोस्टर बनाया करते थे, तो फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और सबसे जो है पेंटिंग भी थी, तो उनकी बड़ी दोस्ती थी। तो मामा ने कहा कि अब इस बच्चे को का पालन-पोषण एक तरह से मैं करूँगा और मामा जी जी। से गुरुदत्त की बनती थी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि गुरुदत्त का की दिशा थोड़ी-सी बदल गई। और जी। एक घटना मैं आपको बताऊँ कि एक पेंटिंग उन्होंने बनाई, वो पेंटिंग थी कि एक व्यक्ति है और उसने चारों तरफ उसने एक बड़ा मोटा अजगरनुमा कोई साँप लपेटा हुआ है अपने शरीर पर और उसका जो मुँह है अपने हाथ से दबाया है और उसके नीचे लिखा था अस्तित्व के लिए संघर्ष। वाह। तो ये पेंटिंग गुरुदत्त के दिमाग में ऐसी छाई और उन्होंने कहा कि अब मैं सर्प नृत्य करूँगा और मुझे आप नृत्य सिखाओ। तो उनके मामा जी के पास उस वक़्त 8 एमएम का एक कैमरा था। तो एक दिन पार्क में गए वो और उस पार्क में उन्होंने जो है अ, वो नृत्य रिकॉर्ड किया। कोई किसी गाने की धुन तो थी नहीं, तो एक हुँ। साइलेंट वो नृत्य की वीडियो क्लिपिंग मिलती है कहीं, मेरे जी। पास है, अब कभी देखिए होगा तो अब इस वक़्त तो मुझे अभी-अभी याद आ गई वो बात। जी। तो जी, वो डांस उन्होंने इस तरह से किया कि उनके मामा ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये भाई, ये तो अब ये इसकी दिशा क्या है? तो हुँ। उस समय क्या हुआ कि अ, इनका जब इसी बीच में एक प्रदर्शन ये उदय शंकर का अगर आपने नाम सुना हो, हाँ, रविशंकर के भाई और प्रख्यात। उदय शंकर के जी, उदय शंकर का मैं आपको बताऊँ कि उदय शंकर उस दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ऐसी ख्याति थी कि उदय शंकर और ज़ोहरा सहगल की जोड़ी उसके अमेरिका और कनाडा में पोस्टर लगा करते थे सड़कों पर।
जैसे हम देखते हैं ना अपने शहरों में, एक ज़माने में पोस्टर लगा करते थे फ़िल्मों के, या अभी भी हम देखते हैं कि सड़कों पर जो बिजली के खंभे हैं, उनमें पोस्टर लग जाते हैं। तो उसमें उदय शंकर और ज़ोहरा सहगल के पोस्टर लगा करते थे नृत्य करते हुए, और वो शिव शिव का जैसे तांडव वाला जो मुद्रा है, वो भी, और उनके नीचे बड़े-बड़े कैप्शन लिखा करते थे कि भारत का देवता आया हुआ है। तो सोचिए उदय शंकर की उस ज़माने में ख्याति आज से तकरीबन 100 साल पहले थी। तो उदय शंकर से इनका संपर्क हुआ। उदय शंकर ने इनका देखा और बोले कि ठीक है तुम अल्मोड़ा आ जाओ। उदय शंकर ने अल्मोड़ा में अपना एक केंद्र शुरू किया था और वहाँ ये अल्मोड़ा गए। इनके पास पैसे नहीं थे। घर के मतलब फीस भरने की तो हर महीने दिक्कत होती थी। तो उन्होंने जो है क्या किया कि अपने जो इनके मामा जी थे, मामा जी ने एक फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर से ₹75 की स्कॉलरशिप दिलवाई और इस तरह से वहाँ अल्मोड़ा गए। 4 साल उनके साथ सीखा और अल्मोड़ा में जब सीख रहे थे, तो इसी बीच इनका परिवार फिर बम्बई जाकर के शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो कलकत्ता पूरब में था और जापान के हवाई दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1939, आपको याद होगा। ये 41-42 में बहुत ही तीव्र युद्ध था। 1939 से जब शुरू हुआ था विश्व युद्ध, तो ये था कि कलकत्ते पे बम गिरेंगे, बम गिराए जाएँगे, गिरे भी थे। तो बहुत बड़ी कंपनियाँ, बड़े दफ्तर, परिवार सब जो है इधर-उधर शिफ्ट हो गए थे। तो इनका परिवार भी बम्बई आ गया। और बम्बई आ गया तो इधर वो शो करने के लिए गुरुदत्त पहुँचे और गुरुदत्त ने अपने घर परिवार वालों को स्पेशल पास दिलवाए। जब उस पास में जो धूम मची उस उदय शंकर के शो की, और उसमें इनका एक नृत्य था, वो अ हंस नृत्य था वो। तो उस नृत्य की धूम मची चारों तरफ, तब इनके परिवार वालों को लगा कि हाँ, अब बेटा सही लाइन पर है। तो यहाँ ये एक तरह से यहाँ हुआ ऐसे, और फिर जम गए बॉम्बे। यहाँ से मैं ये उनके बचपन का से और किशोरावस्था से बम्बई पहुँचे, माया नगरी पहुँचने तक का सफ़र है। जी। नहीं, आपने ठीक कहा कि वो इस तरह से पहुँचे और धीरे-धीरे संघर्ष करके मतलब स्थापित किया। लेकिन उनकी प्रारंभिक जो उनका काम रहा, ठीक-ठाक था, लेकिन वो प्यासा तक उनके जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, मैं चाहूँगा कि आखिर क्या हुआ कि एक सामान्य दर्जे का काम करते एकदम प्यासा की हद तक वो पहुँचे। और जब हम बात प्यासा की आएँगे करते, तो कहीं न कहीं इसको इस फ़िल्म के गीतकार साहिर लुधियानवी से भी हमको लिंक करना चाहिए, क्योंकि साहिर के बारे में भी कहा जाता है कि प्यासा एक तरह से उनकी आत्म कथा। तो देखिए हाँ, जी। साहिर और गुरुदत्त दोनों की आत्मकथाएँ जिस तरह से प्यासा में अभिव्यक्त होती है, मैं चाहूँगा थोड़ा बहुत उसके बारे में बहुत बताइए? ही दिलचस्प सवाल आपने किया है। जी, गुरुदत्त से साहिर साहब को मिलाने वाले थे एसडी बर्मन। जी। साहिर साहब पर मेरी अभी किताब आ रही है, जिसमें अच्छा मैंने लगा। बहुत ही हाँ, ये बहुत ही उसमें लंबा प्रसंग इसमें दिया है कि कैसे उनका। अब देखिए कि 2 व्यक्तित्व हैं, जी, साहिर और गुरुदत्त। गुरुदत्त। एक ने कहानी लिखी और जी, एक ने कविता लिखी। जी, एक बचपन लाहौर में, धुर जी, पश्चिम में बीता, एक बचपन धुर कलकत्ता में बीता, और जी, पूरब और पश्चिम की ये दोनों धाराएँ आकर के मिल जी, गईं। जी, ठीक वैसे ही जी, जैसे कि साहिर ने दरअसल लिखी थी एक देखिए अफ़सोस की बात ये है कि साहिर साहब का 1923 में जन्म था। 2 साल पहले हमने भी उनका जन्म शताब्दी वर्ष खामोशी से गुज़र जाने दिया। ये तकलीफ़ मुझे अ, बनी रहती है नहीं कि आपको हमने बताऊँ उनको याद। जी, नहीं आपको जी। बताऊँ हम लोगों ने उनकी याद में कार्यक्रम हाँ, किए हैं। बिल हाँ, जी, नहीं ऐसे तो फिर देखिए जी, अपने-अपने स्तर पर करना एक अलग बात है, लेकिन जी, जी। समाज जब प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, तो वो सही एक बात। दूसरी बात होती जी, है। जी, तो जी। हम इस हमें मैं ये कहता हूँ कि ये समाज हमने कैसा बनाया है कि हम ऐसा बन अपने उन पूर्वजों को भूल जाते हैं। तो जी, जी, साहिर आते हैं अपने दर्द, अपने दुःख, अपने संघर्ष के साथ, जिसमें जी, टूटा हुआ, बिखरा हुआ बचपन है, पिता से माँ का अलगाव है, यहाँ भी पिता और माँ के बीच में नहीं बनती, अलगाव की नौबत आती है, टूटा और बिखरा बचपन है। यहाँ भी वो देखते हैं कि जो विश्व युद्ध है, वो उसके पहले विश्व युद्ध के बाद की स्थितियाँ और उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की बाद की स्थितियाँ। तो जो संघर्ष उस पनपते हुए समाज में देखा, क कमोबेश वही चीज़
गुरुदत्त के साथ थी। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो वो दोनों देखिए कैसे ट्यूनिंग और एक एक जो हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि इंट्यूशन जो होता है। इधर गुरुदत्त ने कहा कि बॉस ये मेरी कहानी है, कशमकश है और इस कहानी का बैकग्राउंड ये है। तो साहिर कहते हैं कि ये दुनिया हमें मिल भी जाए तो क्या है? ये तो पहलू है ये हैं, ये एक साहिर और गुरुदत्त का एक ऐसा संगम था कि जिस जिस जिन दोनों को अलग नहीं कर सकते। और जब हम्म, प्यासा बनती है तो आप देखिए प्यासा ने जो धूम मचाई है। प्यासा अब ठीक है कि पूंजीवाद के खिलाफ वो तगड़ा नारा देती है और हम्म, वो संदेश देती है पूंजीवाद के खिलाफ। हम्म, लेकिन ये एक दिलचस्प विरोधाभास है कि इस फ़िल्म के बाद गुरुदत्त जो संघर्ष कर रहे थे, दौलत भी उनके दरवाजे पर थी, शोहरत भी उनको दुनिया भर में मिलने लगी और वो उनकी ख्याति ऐसी हो गई कि सारा देश उनको एक स्थापित एक रचनाकार के रूप में, फ़िल्म के रचनाकार के रूप में देखने लगा। तो ये है, इसके पहले उनका संघर्ष लंबा था। अ, अब वो एक बहुत लंबी कहानी हो जाएगी चूँकि गुरुदत्त पे तो आप रात भर बात करते रहिए तो रात भर हम लोग बात करते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि एक संक्षिप्त में मैं एक 40 सेकंड में बता देता हूँ कि प्यासा के पहले दरअसल गुरुदत्त जो है देवानंद के दोस्त बन गए थे और जी, देवानंद जी वहाँ पे उनको प्रभात स्टूडियो में एक फ़िल्म का जो है हम एक हैं जो फ़िल्म बनी थी, उसके हीरो जी, के तौर पर रख लिया गया था और वहाँ जी, पर कोरियोग्राफर के तौर पर गुरुदत्त काम करते थे। तो ऐसे जी, देवानंद और गुरुदत्त की दोस्ती शुरू हुई और दोनों ने तय किया कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको अवसर दूँगा। देवानंद ने कहा कि जब मुझे कोई अवसर मिलेगा तो मैं आपको मौका दूँगा। ये ठीक वैसे ही जैसे जगजीत सिंह और सुभाष घई के बीच में रिश्ता था, हम्म, वैसा ही कुछ गुरुदत्त के और देवानंद के बीच में था। उसके बाद में एक फ़िल्म और थी, उसमें मतलब छोटी-सी फ़िल्म के एक लखरानी नाम की एक फ़िल्म थी, वो जी, 1945 में आई थी और उसमें ग्रुप डांस में थे और थोड़ा-सा उनका एक्टिंग-वैक्टिंग भी थी। तो गुरुदत्त इस तरह से आ चुके थे लेकिन इसके बाद का 1 साल 45 से जो 46 वाला साल है, इधर देश आज़ादी की तैयारी कर रहा है। हम्म, उस दौर के सामंतों के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, जो अंग्रेज़ों के साथ पैसा मिले हुए थे, जो अंग्रेज़ों से पैसा लेते थे, अंग्रेज़ उनको कमाई करते थे और एक डेमोक्रेटिक समाज बनाने के विरोधी थे वो। तो वो देश उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा है और इधर गुरुदत्त का संघर्ष और सफ़र भी शुरू हो रहा है। तो 46 का साल उनका बहुत ही तकलीफ देह था। लेकिन अ, उनका फिर 47 आते-आते उनको थोड़ा-सा उन्होंने फिर जब 1-2 कहानियाँ और लिखी, कहानियाँ लिखने लगे, इलस्ट्रेटेड वीकली में छपने को भेजी, कुछ छपी, कुछ नहीं छपी और उसके बाद उनकी एक ख्याति हो गई। तब उन्होंने फिर ये कशमकश 47 में लिखी थी। तो ये इस बीच में एक 2 घटनाएँ हुई जिन्होंने गुरुदत्त देखिए क्योंकि प्यासा की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि जब मैं ये कहता हूँ कि प्यासा एक कविता है, पर्दे पर रची गई कविता है। तो उस हम्म, कविता में आदमी के अपने दर्द भी होते हैं, केवल जी, सामाजिक सरोकार भी नहीं होते हैं। 2 अपने दर्द, घटनाएँ देखिए साहिर के साथ भी ऐसा हुआ कि 4 बार उनका इश्क परवान चढ़ा और टूट गया। अकेले रह गए वो। और जी, 2 बार ऐसा हुआ कि गुरुदत्त का इश्क उस ज़माने में पुणे में उनको एक मुजरे होते थे उस ज़माने में, तो वहाँ पर एक महिला थी, उसके साथ उनका इश्क हो गया, दोनों शादी की तैयारियों में हो गए, लेकिन फिर किन्हीं वजहों से वो मतलब बहुत लंबी कहानी होगी। तो जी, विजया नाम था उस महिला का, उसके साथ शादी का तय कर लिया, बॉम्बे ले गए, माता-पिता को मिला दिया, हालाँकि सब चौंक गए कि ये मुजरे वाली को इन्होंने यहाँ ले आए हैं और फिर किसी वजह से नहीं वो आप टूट ठीक, गया। हाँ, वो रिश्ता पनप नहीं पाया। तो अब जी, इसके बाद इनकी माँ को चिंता हुई और माँ ने फिर अपने हैदराबाद में एक रिश्ते के भाई के साथ, कोई दूर के रिश्तेदार थे, उनकी बेटी के साथ मेरा ख़्याल है सुवर्णा नाम था या ऐसा कुछ नाम था सुवर्णा, तो उसके साथ इनकी शादी तय कर दी। लेकिन ये बड़े ईमानदार थे, देखिए अपने उसूलों के प्रति, जो ईमानदार आदमी होता है, उसको संघर्ष भी करना पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा। लेकिन हम याद आज इसलिए करते हैं कि गुरुदत्त वही ईमानदार रचनाकार हमारे बीच में हैं। हम उनको याद नहीं करते जो मसाला फ़िल्में बनाते हैं।
तो गुरुदत्त ने बड़ी ईमानदारी से उन सज्जन को, उस लड़की के पिता को बता दिया कि भाई देखो, मैं तो विजया से शादी करना चाहता था जो मुजरे वाली थी, और ये है वो। तो फिर वो रिश्ता भी टूट गया। अब गुरुदत्त को बड़ा दुख हुआ कि देखो, इस ईमानदारी का जो मुझे ये सिला मिला। तो फिर नहीं हुई शादी। उन्होंने अपने आप को डुबो दिया अपने लेखन में, अपनी कहानियों में, अपने फिल्मी सफर में। तो जो वहां पे बाबूराव थे पुणे वाले, वो उन्होंने प्रभात से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने एक फेमस स्टूडियो नाम का एक बॉम्बे में शुरू किया। और फेमस स्टूडियो में उन्होंने 3 साल का अनुबंध किया गुरुदत्त के साथ, और वहां पर से फिर इनकी एक व्यवस्थित सी शुरुआत हुई। तो ये जो साहिर का सवाल आपने किया, वो साहिर और गुरुदत्त के बचपन से लेके बड़े होने तक आप देखिए कि क्या अद्भुत समानता है। तो ये है जी। नहीं, आपने मैं अब यहाँ कुछ बातें और कि प्रायः कहा जाता है कि पीड़ा और दुख आदमी को तोड़ भी देती है, लेकिन ये महसूस करने की बात है। कई बार पीड़ा और दुख आदमी को ताकत भी देती है, लड़ने का हौसला भी देती है। प्यासा हो चाहे कागज के फूल हो, लेकिन इनका जो ट्रेजेडी है इसमें, इनका अंत सुखदायक नहीं नहीं है। लेकिन वो सुखदायक एक अंत ना होना भी हमको अच्छा लगता है, हमको ताकत देता है, हमको लड़ने का हौसला देता है। जो ये प्रश्न खड़ा करता है कि ये जो हुआ ये ठीक ना हुआ, इसका हमको विरोध करना चाहिए। तो इस जनता के मनोविज्ञान को गुरुदत्त ने किस तरह से समझा? आपने तो पूरी जो कहा ठीक ही बहुत कहा। मैं चाहूँगा बहुत थोड़ा-सा इस अच्छा बहुत अच्छा सवाल है शैलेंद्र जी, जी। और जी, फिर यहाँ जो आके आप बात कह रहे थे कि देखिए, एक स्थिति ऐसी आती है कि कई बार आदमी अपने दुख को, अपनी वेदना को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बना लेता है। जी, साहिर लुधियानवी ने ऐसा किया, जी, तभी वो लिख पाए कि रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके जी, रुका है सवेरा, हाँ, मुस्कुराहट पर भी हक है तेरा। तो वो साहिर लिखते हैं। लेकिन मैं जी, यहाँ गुरुदत्त को 1 नंबर कम दूँगा, क्योंकि हाँ, गुरुदत्त के अंदर एक, उस अपने दुःख दर्द के कारण एक अजीब-सी सुसाइडल या टेंडेंसी बन गई थी। कुछ लोगों में हाँ, ऐसा होता है। तो वो उन्होंने कई बार प्यासा बनाने के 1 साल पहले उन्होंने म ब बहुत सारी अफ़ीम खा ली थी और मरते-मरते बचे थे। आत्महत्या जी, की कोशिश की थी अपने उन संघर्षों के जी, कारण। और उसके जी, बाद जब अब बीच में चूँकि उनके जीवन में गीता दत्त आईं, गीता दत्त से इश्क हुआ, और जब शादी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर दोनों के बीच में एक ईगो की टकराहट हुई। और क्योंकि गीता दत्त बहुत बड़ी स्टार थी, पर्दे की स्टार भी थी और गाती भी हुँ, गज़ब का गाती थी। तो गुरुदत्त ये चाहते थे कि बच्चे छोटे हैं तो कुछ समय थोड़ा-सा घर पे ध्यान दें, और गीता दत्त को ये लगा कि शायद वो उनका अपना करियर जो है रोकना चाहते हैं, थामना चाहते हैं, क्योंकि गुरुदत्त अपेक्षाकृत उस वक़्त उभर रहे थे और गीता दत्त फ़िल्म संसार में प्रतिष्ठित थीं। प्रतिष्ठित। तो अलबत्ता उनकी बहन जो हैं ललिता जी हैं, और उनकी माँ के हवाले से जो रिसर्च मिलते हैं, इंटरव्यूज़ मिलते हैं, वो सब ये कहते हैं कि गीता दत्त बहुत बहुत ही शानदार महिला थीं, और जो किसी भी इंसान की पत्नी होती, तो शायद उसको गर्व करना चाहिए। लेकिन अब ऐसा होता है, एक तो फ़िल्म लाइन में बहुत सारी अफ़वाहें हम आज देखते हैं कि प्रायोजित अफ़वाहें भी होती हैं, उड़ाई जाती हैं। तो प्यासा के दरमियान वहीदा रहमान की एंट्री हुई, और वहीदा रहमान की एंट्री से दोनों के बीच में थोड़ा-सा अनबन शुरू हुई, और वो एक लंबी दास्तान है। लेकिन हुँ, हाँ, ये था कि ये 2 के बीच में तीसरा जो एक व्यक्तित्व आया, और यकीनन वहीदा रहमान अपने आप में उस ज़माने में भला की खूबसूरत थीं, और मद्रास में थीं, और वहाँ पे उन्होंने बड़ी धूम मचाई थी अपने डांस-वांस। तो गीता दत्त से इनके फासले बढ़ते गए थे, और इनके अंदर इन्होंने 2-3 बार सुसाइड का प्रयास किया। नींद की गोलियाँ उस समय अगर नाम बताऊँ, कुछ सोलोनिल या ऐसा कोई ऐसी कोई
टैबलेट होती थी, तो वो उसका 38 गोलियों का एक पैक आता था। एक बार उन्होंने पूरा 38 गोलियों निकाली क्यूब में से और पानी में घोल के पी गए। बड़ी मुश्किल से बचाया। उनके रॉबर्ट या ऐसे कोई उनके फैमिली डॉक्टर थे, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल में बचाया। तो ये जो मैं कहना चाहता था हूँ कि यहाँ मैं ताहिर को थोड़ा-सा एक नंबर ज़्यादा, कि वो ज़माने से लड़ता है। वो तो लड़ता अपनी है। प्रेमिकाओं से कहता है कि अगर तुमको अगर अपने ऊपर नहीं है तो जहाँ तुम्हें बढ़िया मिले वहाँ शादी कर लो जाकर के। उसकी रचनाएँ हैं ऐसी, अगर आप शायरी देखेंगे तो। तो और वो नहीं, वो कहता है कहा कि ना कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फ़िक्र चला को गया। मैं उड़ाता जी, चला। वो शायरी कर और वो सकते हैं। उस और वो जी। बिल्कुल ताजमहल वाली जो नज़्म है शाहिर की, वो भी इसी तरह की है कि हुँ, एक शहंशाह ने बनवा के हँसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मज़ाक, मेरे हुँ, महबूब कहीं और। हुँ, अ, हुँ। तो मेरे ये जी, है, जी। लेकिन गुरुदत्त थोड़ा-सा नाज़ुक, नरम मिजाज और बेहद भावुक, बहुत भावुक। ये बहुत भावुक थे। ये शायद पंजाब और बंगाल की परवरिश का संस्कार मैं कह सकता हूँ। हुँ, बंगाल में बचपन से रवींद्र संगीत सीखे बिना कोई आदमी बड़ा नहीं होता था। आज भी वो सही परंपरा बात है। तो उसके जो है ना? तो वो जो संस्कार मिले, उसकी जो हाँ, संवेदना संगीत बिल्कुल। तो ने संगीत भी की जो उनके व्यक्तित्व को विकसित किया। जी। जी, जी मतलब आपने कुछ जो कहा? नहीं, मैंने कहा कि जो उनको संस्कार मिले बचपन से, उस संस्कार ने भी उनके जीवन को उसी मानसिक स्थिति में विकसित किया कि जहाँ की बिल्कुल, भावुकता हावी हो जाती है मतलब बिल्कुल, आपके जीवन बिल्कुल। हाँ, में। तो आप तो तो ये जी, जी, बंगला हाँ, उपन्यासकार विमल मित्र उनके बड़े अच्छे मित्रों जी, पहले तो नहीं थे, फिर एक फ़िल्म के सिलसिले में उनकी कहानी माँगी, जी, तो फिर वो उनसे उनकी दोस्ती अच्छी हो गई थी, तो अक्सर दोनों के बीच में लंबी चर्चाएँ होती। तो जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, जो मैं बात कर रहा हूँ, वो गुरुदत्त अक्सर विमल मित्र ने लिखा है ये। वो जी, कहते हैं कि देखिए, मरने की तुलना में जीना कठिन है। अब ये देखिए जीवन दर्शन है। जी, उधर साहिर रोज़ हुँ, मर-मर के जीता है, बात मर के मगर वो जीता ये नहीं कहता कि जीना कठिन है, वो जीता है जीता और है। सारे ज़माने को तमाचा लगाता है। इधर जी, गुरुदत्त कहता है कि मरने की तुलना में जीना कठिन है, मुझे हुँ, मौत का नहीं, बल्कि ज़िंदगी का डर है। तो एक एक वो जो एक कैरेक्टर बना उस उन हालातों में, वो प्यासा के पर्दे पे आया। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, बुनियादी तौर पर गुरुदत्त एक्टर नहीं थे। हुँ, तो हैं, वो प्यासा के लिए दिलीप कुमार साहब से कहा गया। हुँ, तो दिलीप कुमार साहब के पास गए, तो हुँ, उन्होंने 1.5 लाख रुपए माँग लिए, तो गुरुदत्त साहब ने कहा कि थोड़ा-सा ज़्यादा है, थोड़ा हुँ, कम कर लीजिए। तो जब उन्होंने कहानी वहाँ रचा तो बोले कहानी सुनाओ, तो दिलीप कुमार साहब ने कहानी सुनी। कहा अच्छा देखो पैसा कोई आड़े नहीं आएगा, आप चिंता मत करो और करूँगा। तो उसके बाद ये था फिर गुरुदत्त का ये था कि सेट पर बड़े मतलब कठोर निर्देशक होते थे और हुँ, दिलीप कुमार साहब अपने तई उनके बारे में मशहूर है कि वो परफेक्शनिस्ट थे। जब तक हुँ, वो संतुष्ट नहीं होते थे, तो हुँ, 2 परफेक्शनिस्ट का संघर्ष था, द्वंद था और वो दिलीप साहब ने पकड़ लिया। तो अब अगले दिन उनको पहुँचना था 10 बजे सेट पर, तो 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, ढाई बज गया, 3 बज गए। नहीं आए तो गुरुदत्त साहब ने कहा, "अब दिलीप साहब आउट।" तो गुरुदत्त ने दिलीप साहब को प्यासा से आउट किया जी, जी, और जी। फिर कहा कि मैं अब ये किरदार करूँगा। तो वो इस तरह से किरदार वो ही जी, आप देखिए कि हालाँकि मैं ये कहता हूँ कि ये अच्छा ही हुआ फ़िल्म के नज़रिए से अगर आप देखें। जब हुँ, आप प्यासा देखते हैं तो बाद में दिलीप कुमार साहब ने कहीं एक एक्सक्यूज़ दिया था, कहा था कि यार मैं देवदास किया था फ़िल्म मैंने, तो अब हुँ, देवदास जैसी एक और ट्रेजेडी फ़िल्म मैं नहीं करना चाहता था। हुँ, हुँ, तो ये कारण था लेकिन कारण कुछ और ही था, वहाँ थोड़ा-सा हुँ, ईगोज़ का प्रॉब्लम था। तो लेकिन फ़िल्म चली, प्यासा खूब जो चली हुआ और जो हुआ लोगों ने अच्छा हैं, मतलब जो प्यासा के बाद मैं आपको कह सकता हूँ कि जिस एक छोटे से 2 कमरे के उसमें वो रहते थे, उसके बाद करीब-करीब उस पाली हिल पे बम्बई में सवा एकड़ में एक शानदार बंगला उन्होंने बनवाया और इटालियन संगमरमर के उसमें टाइल्स लगे हुए थे वो थे
लंदन से कालीन मंगवाए थे वो, और कश्मीर से लकड़ी गई थी, भूटान से लकड़ी गई थी, ऐसा बंगला बना था। और जब विमल मित्र आए तो देख के वो चौंधिया गए, राजाओं जैसा बंगला था। चलिए, लेकिन आज आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई जी, और और हमने गुरुदत्त जी के बहाने उनकी प्यासा पे जो बातचीत की, निश्चित रूप से प्यासा इस पूंजीवाद के खिलाफ प्रतिरोध की अभिव्यक्ति है और मानवीय संवेदनाओं का और मानवीय मूल्यों का एक दस्तावेज है और ये लड़ने की ताकत देती है। यानी बिल्कुल व्यक्तिगत बिल्कुल, जीवन में ठीक है, गुरुदत्त जी कमजोर पड़ गए, लेकिन जो उनका अवदान है वो वो लड़ने की कोई भुला ताकत नहीं सकता। और देखिए, बिल्कुल, जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जी, गुरुदत्त हमको और शिद्दत से याद आते हैं। और शिद्दत और मैं से याद केवल 10 सेकंड लूँगा, जी, मैं जिस जी, बंगले के बस में समाप्त करेंगे जी, इस जी, बातचीत को, कि जो बंगला ऐसा था, जी, जिस जो सपना था लोगों किसी के लिए 1.5 एकड़ में फैला हुआ, एक दिन जी, गीता दत्त ने कह दिया कि ये बंगला अशुभ है, क्योंकि इसमें एक पेड़ ऐसा लगा है और वहाँ बुद्ध की प्रतिमा है, या जो भी कुछ ऐसा कुछ 2-3 बातें हुई। और ये गीता दत्त को दिल की गहराइयों से चाहते थे, और एक दिन उन्होंने बुलडोज़र हटा करके कर्म लोगों को उड़ाया, वो अपना सारा बंगला गिरा दिया और किराए के एक अपार्टमेंट में रहने चले गए। वो ये कहते थे कि घर नहीं होने की तकलीफ से घर होने की तकलीफ ज़्यादा बड़ी होती है। ये गुरुदत्त था, ये ये मार्मिक गुरुदत्त था। बहुत और मार्मिक फिर बात है। बाद में देखिए, गीता दत्त भी इस आघात को सह ना सकीं, उन्होंने सुसाइड किया था। उसके 8 साल के बाद 72 में लिवर सिरोसिस से, यानी अधिक शराब पीने से, गीता दत्त का भी निधन हो गया। जी, ये एक जी, तरह से ये एक ऐसी दास्तान है जो आज तक कभी पर्दे पर नहीं आई, जी, जी, लेकिन शायद कभी आए। जी, 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 नहीं, तो आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई और हमने जन्म शताब्दी वर्ष पे जिस तरह से गुरुदत्त जी को याद किया आपके माध्यम से, ये एक ऐसा अ, दस्तावेज है, ये दस्तावेज भी हमें लड़ने की ताकत देता है, हमारे प्रतिरोध को मजबूत करता है। तो राजेश बादल जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया। हम इस जन्म शताब्दी वर्ष में कम से कम एक बार और गुरुदत्त जी को याद करते हुए आपसे उनके बहुत सारे पक्षों पे बात करना चाहेंगे। तहे दिल से शुक्रिया। आपको मैं लाल सलाम कहता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों को लाल सलाम, लड़ेंगे और जीतेंगे, जीतेंगे। इनकलाब ज़िंदाबाद, लाल जिंदाबाद। सलाम। जी, जी, धन्यवाद शैलेंद्र जी। जी, जी, लाल सलाम। जी, जी।